नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं कर्नाटक चुनाव की। पिछड़ा पावे 100 में 60, इसका नारा लगा था 1965 में। नारा बुलंद किया था राम मनोहर लोहिया ने। भुनाया किसने? उनके चेलों ने। लेकिन जब चेले रास्ता भटक गए तो फायदा किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी ने। चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी पर भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि बीजेपी 300 के पार चली गई और कांग्रेस 50 पर सिमट गई। एक एक कर हिंदी पट्टी के राज्यों में भी भाजपा छा गई धीरे धीरे। अब बीजेपी से लड़ने के लिए बिहार से लेकर कर्नाटक तक विरोधी पार्टियां ओबीसी पर अपनी रणनीति बदल रही है। बिहार में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की परीक्षा तो लोकसभा में होगी, उससे पहले कर्नाटक में अगले महीने की 10 तारीख को ओबीसी फैक्टर जनादेश तय कर देगा। जो राम मनोहर लोहिया कांग्रेस और इंदिरा के खिलाफ ओबीसी की गोलबंदी करते रहे, वही कांग्रेस उन्हीं के हथियार से कर्नाटक में बीजेपी को मात देने की नीति बना रही है। लोहिया के समकालीन नेता थे देवराज उर्स, कर्नाटक के कद्दावर कांग्रेसी नेता, लेकिन लोहिया से बेहद प्रभावित। देवराज उर्स कर्नाटक में ओबीसी पॉलिटिक्स के प्रणेता बने और देखते ही देखते न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश में उनकी गिनती पिछड़ा वर्ग के बड़े नेताओं में होने लगी। एक समाज सुधारक, एक चिंतक, एक क्रांतिकारी नेता। आज उन्हीं देवराज उर्स के रास्ते पर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी कर्नाटक में बीजेपी को बाहर करने की रणनीति बना रहे हैं। देवराज उर्स ने अहिंदा को एक फॉर्मूला दिया, AHINDA, अहिंदा, एक ऐसा सामाजिक समीकरण जो सत्ता की सीढ़ी बन गया। इसमें कौन कौन से शामिल थे अहिंदा में? एक अल्पसंख्यतरु यानी अल्पसंख्यक, हिंदू लिदावरु यानी पिछड़ा वर्ग, और दलितारु यानी दलित। लगातार 28 साल तक चुनाव जीतने वाले देवराज उर्स ने उस दौर में सरकार बनाई जब कई राज्यों में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को बेदखल कर दिया था। उर्स ने जब पार्टी छोड़ी, उसके बाद जनता पार्टी और जनता दल ने कर्नाटक को हथिया लिया। बीच में SM कृष्णा एक समय आया जब 5 साल के लिए लगभग कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब से भाजपा ने दक्षिण जाने का द्वार कर्नाटक में खोला, तब से कांग्रेस अपने बूते वहां सरकार नहीं बना पाई। उसे JDS, जो जनता परिवार की ही से निकली पार्टी है, उसका सहारा लेना पड़ा। इस बार कांग्रेस को मालूम है कि वो कालिगा समुदाय JDS को ही वोट करता है, करेगा, इसलिए अहिंदा का ही फॉर्मूला काम आ सकता है, वही किस्मत का द्वार खोल सकता है। इधर BS येदियुरप्पा के कारण लिंगायत वोट पर दबदबा रखने वाली बीजेपी अहिंदा का मुकाबला हिंद से करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के महासचिव CT रवि ने हिंद को इस तरह समझाया, HIND, हिंद। उनकी नज़र में इसका मतलब है हिंदुत्व, नेशनलिज्म और डेवलपमेंट। तो निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस कड़ी टक्कर देने जा रही है। भाजपा ने 222 सीटों में से 68 पर लिंगायत उम्मीदवार उतारे हैं और 42 पर वोक्कालिगा। 17% वोट शेयर लिंगायत के हैं और 12% वोक्कालिगा के। उधर कांग्रेस ने 46 लिंगायतों को टिकट थमाया है, लिहाजा उनको नाराज तो कर नहीं सकते। और अहिंदा फॉर्मूले के तहत 20 सीटें कुरुबा यानी गरड़िया समुदाय को दी है। पूर्व CM सिद्धारमैया इसी समुदाय से आते हैं। 57 सीटें कांग्रेस ने ओबीसी को दी है। ये बात और है कि कर्नाटक में लिंगायत और वोक्कालिका को भी आरक्षण मिला हुआ है। अभी तो हाल ही में आपने देखा दांव खेला येदियुरप्पा ने, और येदियुरप्पा नहीं, बोम्मई ने, और 4% मुसलमानों के वोट में से 2% वोक्कालिका और लिंगायत के खाते में डाल दिए। अब जरा चलते हैं पीछे और देखते हैं कि देवराज उर्स का उत्थान कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़े और कैसे कांग्रेस उनसे सीख रही है। अब तो कर्नाटक के गठन से पहले मैसूर राज्य में वोक्कालिगा समुदाय का दबदबा था। 1930 की जनगणना को देखें तो 20% से ज़्यादा आबादी इसी समुदाय की थी। लगभग 4% ब्राह्मण, 12% लिंगायत और 6% मुसलमान थे।
लेकिन कर्नाटक बनने के बाद लिंगायतों की आबादी 16% हो गई। इसके बाद अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा थे और वो कालिगा तीसरे नंबर पर चले गए। लिंगायतों के दबदबे का आलम यह था कि 1957 से 67 के बीच विधानसभा में 1/3 सदस्य इसी जाति के होते थे। वो कालिगा विधायकों की संख्या उनकी आबादी की तुलना में डबल थी अगर वो देखा जाए। लेकिन देवराज उर्स ने कर्नाटक पॉलिटिक्स की सामाजिक तस्वीर को ही बदलकर रख दिया। उन्होंने एक ऐसा काम किया ओबीसी को आगे लाने का। 1972 का चुनाव उर्स की प्रयोगशाला बन गया। पिछड़ों और मुसलमानों की संख्या विधानसभा में बढ़ने लगी। देवराज उर्स सीएम बने तो डीके नायकर, देवेंद्र गलप्पा जैसे दलित नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई। लिंगायतों के वर्चस्व को जबरदस्त चुनौती मिली इस दौर में। निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल के समय कैबिनेट में 2/3 सदस्य वो कालिगा या लिंगायत होते थे। ये भी थे कांग्रेस के ही सीएम। लेकिन उर्स ने इसको बदल दिया, इस सामाजिक समीकरण को, और उनकी कैबिनेट में 37% जो थे वो सिर्फ लिंगायत और वो कालिगा रह गए। 28% ओबीसी समुदाय के मंत्री थे। 1972 और 78 के चुनाव में उर्स के बूते कांग्रेस को जीत मिलती रही, लेकिन बाद में 83 में लिंगायतों ने फिर वापसी की और तब तक 82 में तो उनका इंतकाल ही हो गया, क्योंकि अनबन भी हो गई थी इंदिरा गांधी से, और उर्स आगे चलकर जो 80 के बाद कांग्रेस के हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने जो सोशल रिफॉर्म किया देवराज उर्स ने, वो गजब का था। वो जब सीएम बने तो उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और प्रसिद्ध वकील एलजी हवनूर को इसका हेड बनाया। 1953 में काका कालेलकर की अगुवाई में बने पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश एक तरीके से बेकार गई थी, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। जब हवनूर आयोग ने पिछड़ा वर्ग की 3 कैटेगरी बनाई कर्नाटक में, नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में उन्हें 32% आरक्षण की सिफारिश की गई। बंटवारा कैसे हुआ वो देखिएगा, ये देवराज उर्स की देन है। 16% आरक्षण पिछड़े समुदाय को मिलेगा। आयोग ने ऐसे 15 समुदायों को चिन्हित किया। ये समुदाय थे, कास्ट नहीं। दूसरे नंबर पर पिछड़ी जातियों को 10% आरक्षण। इसमें 128 जातियां थी जिनको जोड़ा गया। और फिर तीसरी कैटेगरी में 6% आरक्षण सामाजिक शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़े हुए थे जनजातियां, उनके लिए, पिछड़ी जनजातियों के लिए तय किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने लिंगायतों, मुसलमानों और ईसाइयों को रिजर्वेशन से बाहर रखा, इस जो कर्नाटक में बना। तर्क था कि लिंगायतों का प्रतिनिधित्व जो है वो स्टेट एवरेज से ज़्यादा है अगर देखें उनकी आबादी की तुलना में। मुसलमान और ईसाइयों के लिए ये कहा गया कि वो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको संविधान के मुताबिक अलग से सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन देवराज उर्स ने एक चालाकी दिखाई। उन्होंने क्या किया, इन तीनों समुदायों के भीतर जो गरीबी से जूझ रही थी उपजातियां, उसको उन्होंने कहा नहीं, इनको रिजर्वेशन के दायरे में लो, तीनों कैटेगरी में कहीं कहीं फिट करो। उनके इस मास्टर स्ट्रोक से ऊंची जातियों के विरोध जो था उसको उन्होंने कुंद कर दिया। फिर भी उसकी जो सिफारिशें थी उसको कुछ लोगों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट ने कोई चेंज खास नहीं किया, 1-2 बदलाव किए। और इंटरेस्टिंग ये है कि खुद हाईकोर्ट ने उर्स की जाति को ही रिजर्वेशन के दायरे से बाहर कर दिया, जो खुद सीएम थे उन्हीं की जाति को। अगर हम देवराज उर्स की बात करें तो बिना लैंड रिफॉर्म की चर्चा किए उनकी चर्चा को खत्म करना बेमानी होगा। केरल और पश्चिम बंगाल में तो कम्युनिस्ट शासन था और इसलिए लैंड रिफॉर्म हुए, लेकिन देवराज ने कर्नाटक में उस दौर में बड़े जमींदारों को धक्का दिया जो पूरे सत्ता संस्थान पर पकड़ रखते थे। उन्होंने भूमिहीनों को घर बनाने के लिए जमीन देने का कानून बनाया। इससे कुरुबा, बेदा, बिल्लाओ जैसी पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिली। उन्होंने बेनामी जमीनों को अनुसूचित जातियों और आदिवासियों में वितरित कर बांट दिया बिल्कुल। अब इसका देखिए कैसे, आंकड़ों से देखिए। 1971 में कुल 35 लाख एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग थी। इनमें से 4,85,000 बटाईदारों को जमीन पर मालिकाना हक मिलता है। ये उर्स के लैंड रिफॉर्म की क्रांतिकारी सफलता को दिखाता है।
उर्स की गलती सिर्फ यही रही कि उन्होंने जिससे छीना उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। मतलब एक सामाजिक वर्ग तो उनका मुरीद हो गया, लेकिन वो अपने लिए एक बड़ा विरोधी वर्ग तैयार करते गए। देवराज उर्स ने जातियों और पिछड़े समुदाय के वर्गीकरण को समय समय पर बदलने का काम किया होता तो वो बहुत ज़्यादा सफल होते और आगे भी कांग्रेस शायद सत्ता में रहती। लेकिन रिफॉर्म या सुधार रुकने का नाम नहीं है। उर्स के बाद कांग्रेस के जो और नेता थे वो चाहते तो उसमें और बदलाव कर सकते थे। लेकिन जो कुछ 3-4 और डिसीजंस थे उर्स के, देवराज उर्स के, वो जानना जरूरी है कैसे उन्होंने कर्नाटक में लिए। नंबर 1, ओबीसी की शिक्षा के लिए उन्होंने पूरे राज्य में स्कूलों का जाल बिछाया। दूसरा, ओबीसी और मुसलमान बच्चों के लिए हॉस्टल बनाना। तीसरा, समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगारों के लिए भत्ते का प्रावधान उस दौर में देवराज उर्स ने किया 72 से 80 के बीच। चौथा, बंधुआ मजदूरी का अंत किया और मिट्टी ढोने का काम दलित जातियों के लिए आरक्षित किया। बाद में इसी से सीख लेके जैसे पासवान समुदाय को चौकीदार बनाने का काम बिहार वगैरह में शुरू हुआ। और पांचवा, कर्नाटक में सिंचाई के लिए काली परियोजना शुरू हुई थी। ये भी देवराज उर्स की देन है। और आज उसी देवराज उर्स के रास्ते पर चलते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में जीत का सपना देख रहे हैं। देखिए 10 तारीख को जनता क्या आदेश सुनाती है, तब पता चलेगा कि कांग्रेस ने वापसी की। 2024 से पहले ये दक्षिण भारत में कम से कम माना जा रहा है कि मोदी के खिलाफ सेमीफाइनल है। इसके फैसले पर पूरे देश की नज़र रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।